गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स बिहार स्टेट का जो दोस्तों अभी परीक्षा जो होने वाले हैं दोस्तों, जुलाई में मान के चलिए कि परीक्षा हो जाएगी दोस्तों, जुलाई 2025 में। तो उस परीक्षा से पहले अभी तक जितने सारे परीक्षा स्टेट का हो चुका है दोस्तों बिहार में, उन सारे क्वेश्चन का, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों डिस्कशन हम अपने इस सेशन में करवाते हैं दोस्तों। और उसमें सब्जेक्ट जो हमारा था शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, तो 50 मार्क का दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन विषय है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण सॉल्यूशन सहित दोस्तों हम करवाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम 3 से 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जो नहीं देखे वो इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट स्टेट का बना हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर का, वहाँ जाकर आप लोग टोटल देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आज हम लोग का ये 13 सितंबर का ही सेकेंड शिफ्ट, मतलब शिफ्ट फर्स्ट का सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी सही होगा। पालने से कब्र तक एक अधिगम एक। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये पालने से कब्र तक, इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को नई और अलग अलग क्षमताओं के अलावा या उन क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन द्वारा संशोधित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास पहले से ही है। अधिगम एक पालने से कब्र तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। अधिगम प्रायः चक्रीय रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए परियोजना कार्य है दोस्तों। परियोजना कार्य, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त कार्य क्या है? तो परियोजना कार्य है दोस्तों। कला नहीं है, वाद विवाद नहीं है, क्विज भी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए इसका, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त प्रक्रिया परियोजना कार्य है। परियोजना को समान तौर पर उन समूहों में विकसित किया जाता है जहां छात्र विभिन्न चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि एक साथ काम करना, समस्या समाधान, निर्णय लेना और गतिविधियों की जांच करना। इसीलिए इस प्रकार की भावनाएं परियोजना कार्य द्वारा विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में शिक्षक है। शिक्षण में शिक्षक है दोस्तों, तो स्वतंत्र चर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखिए स्वतंत्र चर है। सॉल्यूशन है इसका, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसी प्रकार छात्रों को प्रायः शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था व प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, क्या करता है? तो संपूर्ण विकास करता है दोस्तों। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है संपूर्ण विकास। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है उनका संपूर्ण विकास। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है जिसमें शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी समझ के निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम निम्न चीज़ों का समर्थन करता है: एक लचीला पाठ्यक्रम, अधिगम का विविध समय, शिक्षण के विविध तरीके, शिक्षण के विविध अनुभव, कार्य गतिविधियां, छात्र की प्रगति के आकलन के विविध तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परियोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम क्या है? तो ये अन्य नाम दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो ये परियोजन हो गया, ध्येय हो गया, गंतव्य होगा, इसका अन्य नाम जो है दोस्तों ये है दोस्तों उद्देश्य। सॉल्यूशन देखिए इसका, परियोजन ध्येय एवं गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति को दिया गया समय उत्साहपूर्वक चलता रहता है जब तक कि वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। अगर शिक्षा में बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य वह है जिसमें बच्चों के चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा है? खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा है? किसने कहा है दोस्तों? ये क्या? ऑप्शन नंबर ए केल्डवेल कुक ने कहा है दोस्तों। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये केल्डवेल कुक ने कहा है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह कोल्डवेल कुक ने कहा था। खेल शारीरिक और
गतिक विकास का संवर्धन करता है। शारीरिक और गतिक विकास में खेल का महत्व स्वयं सिद्धि है। उत्साही सक्रिय खेल पेशीय नियंत्रण सीखने में बच्चों के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की देन। आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की देन है, क्या देन है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि सॉल्यूशन देखिए इसका, रचनात्मक और उत्पादक सीखने की सुविधा के लिए प्रचलन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण है और ह्यूरिस्टिक विधि उनमें से एक है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि एक स्व खोजपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाटक या भूमिका निर्वहन अनुकूल है। नाटक या भूमिका निर्वहन अनुकूल है डैश पढ़ाने के लिए। तो क्या पढ़ाने के लिए दोस्तों? तो इतिहास पढ़ाने के लिए। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है दोस्तों, ये इतिहास पढ़ाने के लिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल होता है इतिहास विषय को पढ़ाने के लिए, क्योंकि नाटक एक दर्पण के समान होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं की छवि व अन्य लोगों की छवि का मूल्यांकन कर सकता है एवं मानव व्यवहार तथा भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना में उप विषय प्रतिबंधित होता है। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबंधित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, उद्देश्य कथन से। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबंधित होता है दोस्तों, उद्देश्य कथन से ये प्रतिबंधित होता है। सॉल्यूशन इसका, पाठ योजना में उद्देश्य कथन से उप विषय प्रतिबंधित होता है। पाठ योजना से अध्यापक को पता रहता है कि कितना पाठ्यक्रम समाप्त हो गया तथा कितना शेष रहता है। पाठ योजना के अभाव में अध्यापक एक ही पाठ को 2-3 बार पढ़ने की भूल कर बैठता है। इस तरह पाठ योजना अध्यापक को समय पर पाठ्यक्रम समाप्त करने में मददगार सिद्ध होती है दोस्तों। तो उद्देश्य कथन से पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है दोस्तों, उद्देश्य कथन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में वृत्त गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था। शिक्षण में वृत्त गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था, तो क्या था? देखिए दोस्तों, शिक्षण में वृत्त गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था, क्या चीज़ किसने कहा था दोस्तों? ये फ्रोबेल के द्वारा। फ्रोबेल देखिए दोस्तों, फ्रोबेल के शिक्षण में वृत्त गोल एवं अन्य खिलौने उपहार थे दोस्तों। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, इसके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। और फ्रोबेल की दृष्टि से शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपनी दैवीय स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। और उनके अनुसार खेल वह प्राकृतिक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे दुनिया का पता लगाते हैं और उसे समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो दोस्तों वो है गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण दोस्तों, ये प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है दोस्तों। बाद बाकी संगठन, वैचारिकता और वर्गीकरण ये सब देती है। सॉल्यूशन देखिए, गैर प्रासंगिकरण प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। गैर प्रासंगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिगम को संदर्भ या प्रसंग से अलग माना जाता है, इसलिए यह अर्थपूर्ण में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, तैरना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है दोस्तों? तो तैरना स्थूल गतिक कौशल है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तैरना एक प्रकार का स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल वे हैं जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घसीटकर चलने जैसे कार्य को करने के लिए बड़े मांसपेशी समूहों के उपयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए तैरना भी स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल, यही दोस्तों ये सिद्धांत का पालन करता है। देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास के एकीकरण सरल से जटिल और विभेदीकरण जटिल से सरल सिद्धांतों का पालन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, भौतिक वृद्धि और विकास के एकीकरण सरल से जटिल और विभेदीकरण जटिल से सरल,
सिद्धांतों का पालन करता है। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। इसमें सीखने और परिपक्वता के प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति में सभी गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। इनके कई सिद्धांत होते हैं जिनमें एकीकरण, विभेदीकरण, निरंतरता, व्यक्तिगत अंतर, परस्पर संबंध आदि शामिल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? देखिए दोस्तों, इसमें शिक्षण की कौन सी सर्वोत्तम विधि है बताइए? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो क्या है दोस्तों शिक्षण की सर्वोत्तम विधि? ये प्रदर्शन विधि दोस्तों शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रदर्शन विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। प्रदर्शन विधि एक अनुभव आधारित विधि है और चरण दर चरण तरीके से एक कार्यविधि प्रक्रिया का घटना को चित्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रदर्शन विधि में समझने की सुविधा के लिए कुछ करना, प्रदर्शन करना और अवलोकन द्वारा सीखने को सक्षम करना शामिल है। यह दृश्य की सहायता से किसी विचार को संप्रेषित करने में मदद करता है, जैसे फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी देखिए, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देता है दोस्तों, बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में शिक्षक, उच्च शिक्षा जो होता है दोस्तों उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए फ्रेंड्स, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए सी में भी वही ऑप्शन है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शन मतलब कोई एक ले लीजिएगा। छात्रों को जानकारी प्रदान करना नहीं होगा, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं होगा, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना यही होगा। सॉल्यूशन देखिए, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को दर्शाता है। शिक्षक एक समन्वयक है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका अधिगम के ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है जहां बच्चे स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके और ज्ञान का निर्माण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है क्या चीज़ में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में पाठ्य पुस्तक मदद करती है। पाठ्य पुस्तक ये मदद करती है, छात्रों का मार्गदर्शन करने में मदद करती है और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में ये पाठ्य पुस्तक मदद करती है दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन है इसका फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक छात्रों का मार्गदर्शन करने एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में मदद करती है। पाठ्य पुस्तक बच्चों को और साथ ही शिक्षकों को भी यह अवसर देती है कि वे अपनी अपनी गति से सीखने सिखाने का कार्य कर सके और कहीं भी विराम ले सके और पुनः सामग्री का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। सॉल्यूशन देखिए, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 की पारित करके की गई थी। इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों इसमें? तो देखिए दोस्तों, ये इसमें वैज्ञानिक होगा दोस्तों, वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक सही दोस्तों, वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो सॉल्यूशन इसका, एक शिक्षक की प्रभावशीलता और के वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ उस दृष्टिकोण से है जो सीखने वालों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है ताकि वे वैज्ञानिक जानकारी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके वैज्ञानिक विचार तैयार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमामंडित किया गया क्योंकि ऑप्शन में देखिए, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों को अवगत कराते हैं दोस्तों, अवगत कराते हैं। सॉल्यूशन इसका, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमामंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों को अवगत कराते हैं। शिक्षक की भूमिका केवल पाठ्यचर्चा को छात्रों के मस्तिष्क में स्थानांतरित करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षक को भी स्थिति के अनुसार अन्य भूमिकाएं निभानी होती है जिनमें मार्गदर्शक, सुगमकर्ता, नेता मित्र आदि आते हैं। नेता मित्र आदि आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, सहायक के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सहायक के रूप में दोस्तों, सहभागी के रूप में नहीं, सलाहकार के रूप में नहीं दोस्तों, सहायक के रूप में। सॉल्यूशन देखिए इसका,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षक की मुख्य भूमिका बच्चों की सहायता करना है। बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी मानते हुए शिक्षक को न केवल ज्ञान प्रदान करना है बल्कि मौजूदा और नए अधिग्रहित ज्ञान को प्राप्त करने और पुनर्गठित करने के लिए शिक्षार्थी की सहायता करना है ताकि ज्ञान का पुनः प्राप्ति आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है तो वैधता होता है। दोस्तों एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है तो वैधता होता है। सॉल्यूशन देखिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर शिक्षक किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। एक अच्छे मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, वैधता एवं विश्वसनीयता आवश्यक गुण के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों तो एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होता है। दोस्तों देखिए, मूल्यांकन वह जिसके आधार पर शिक्षक किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र को किसी विषय में कमियां, किसी विषय की प्रति रुचि, उसकी प्रतिभा आकलन किया जाता है। अच्छे मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, वैधता एवं विश्वसनीयता आवश्यक के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। दोस्तों मूल्यांकन का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों वाद विवाद, सीसी, संकलनात्मक, नियमनात्मक। वाद विवाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए इसका, मूल्यांकन किसी भी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों निर्देशात्मक उद्देश्यों पर आधारित है जो उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। निर्माणात्मक, संकलनात्मक व सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यह तीनों ही मूल्यांकन के प्रकारों में आते हैं, जबकि वाद विवाद मूल्यांकन के प्रकार के तहत नहीं आता बल्कि यह एक शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधित है। ये उपरोक्त सभी से देखिए, अधिगम प्रक्रिया से, विषय से और उद्देश्य, विषय, उद्देश्य, अधिगम प्रक्रिया तीनों से मूल्यांकन संबंधित है। सॉल्यूशन इसका, मूल्यांकन किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी के प्रदर्शन का आकलन या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षा में एक मुख्य घटक के रूप में प्रदर्शित होता है। शिक्षक विश्लेषण करने के लिए और छात्र की उपलब्धि का अंदाजा लगाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के तत्व, विषय, अधिगम प्रक्रिया एवं उद्देश्य, यह तीनों ही आते हैं जिनकी सहायता से किसी छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। देखिए निम्नलिखित कौन सा कथन पाठ्य चर्चा से संबंधित नहीं था। यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, यही गलत है। यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, सही है। यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, सही है। या पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना। सॉल्यूशन है, पाठ्य चर्चा द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र एवं अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्य चर्चा के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठ्य चर्चा शिक्षकों के वृत्ति के विकास से संबंधित नहीं है। पाठ्य चर्चा एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों व शिक्षकों के संपूर्ण विकास से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम भाग है। पाठ्यक्रम भाग है दोस्तों क्या चीज़ का। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पाठ्य चर्चा का ही भाग है दोस्तों पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम भाग है दोस्तों, ये पाठ्य चर्चा का पाठ्यक्रम भाग है। सॉल्यूशन इसका, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का एक भाग है। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसी भी तरह एक खाका है जो शिक्षक और शिक्षार्थियों को वांछित उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। यह समग्र पाठ्यचर्चा का उद्देश्य मानव में सभी योग्यताओं का विकास करना है, जिनमें बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक योग्यताओं को एकीकृत ढंग से विकसित करना है। नेक्स्ट है, मोसले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है। मोसले ने मानव आवश्यकता को कितने भागों में बांटा है तो 5 वर्गों में बांटा है। सॉल्यूशन इसका, मोसले की ज़रूरतों का पदानुक्रम मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत है जो बताता है कि व्यवहार तेजी से जटिल ज़रूरतों से प्रेरित होते हैं। पदानुक्रम को आमतौर पर पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। सबसे बुनियादी ज़रूरतें आधार बनाती है और जटिल ज़रूरतें चरम पर पाई जाती है। आवश्यकताओं के पदानुक्रम के 5 स्तर हैं। एक हो गया सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन नीड, दूसरा हो गया एस्टीम नीड, थर्ड हो गया लव बिलोंगिंग नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। मोस्ले का मानना था कि मानवीय जरूरतें एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। निचले स्तर की जरूरतें उच्च स्तर की जरूरतों के लिए नींव के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का। सॉल्यूशन है, सीखना जीवित प्राणी के लिए एक स्वाभाविक क्रिया है। सीखना यह अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रकृति है। नए ज्ञान को अर्जित करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्यों तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम कहलाता है। अधिगम केवल ज्ञान का एक संग्रह न होकर एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? तो जातिगत अनुभव शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। जातिगत अनुभव शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। बाद में कि शिक्षकों का अनुभव करता है पारंपरिक वर्ग कक्षा और अधिगम अनुभव। सॉल्यूशन इसका, पारंपरिक वर्ग कक्षा शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखना एक साथ नहीं होता, न ही एकाएक होता है। यह तो पूर्व ज्ञान की सहायता से निर्मित व विकसित होता है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता रहता है। ये जीवन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों की सहायता से भी काफ़ी कुछ सीखता है। जातिगत अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयामी शिक्षण सामग्री है तो क्या है? उपरोक्त में से सभी है। मॉडल है, वस्तु है, चार्ट है। आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल है, वस्तु है, चार्ट है। क्वेश्चन देखिए, आयामी शिक्षण सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत प्रभावशीलता के साथ उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के दृश्य सर्व आयामी शिक्षण सामग्री जीवित अनुभवों के सबसे निकट होती है। मॉडल, चार्ट, वस्तु, यह तीनों ही आयामी शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री विभिन्न तरीकों से छात्रों को सीखने में सुविधा प्रदान करती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक सुनने के लिए विभिन्न शिक्षक सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है, ये है दोस्तों करके सीखना। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना। सॉल्यूशन है, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है सब करके सीखना। करके सीखना। सीखना का तात्पर्य यह है कि जब हम वास्तव में गतिविधि करते हैं तो हम अधिक सीखते हैं। अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी ने सबसे पहले करके सीखने को लोकप्रिय बनाया। डेवी के लिए इसका तात्पर्य छात्र सहभागिता पर भारी जोर देना था। उनका मानना था कि इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका एक व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाना है जो छात्रों के जीवन और अनुभवों के लिए प्रासंगिक हो। देवी की अंतर्दृष्टि, जो लगभग एक शताब्दी पुरानी है, आज फिर से प्रासंगिक हो रही है क्योंकि आधुनिक शोधकर्ता अनुभवजन्य रूप से सीखने के महत्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के लिए अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने त्रिपुरी सत्र से इस्तीफा दे दिया। इनका जन्म 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये खजियार को। खजियार भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश के डलहौजी हिल स्टेशन से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। खजियार हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? तो पीई कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग दर्शाता है। जैसे कि शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक पीई है जिसका पूर्ण रूप प्राइस टू अर्निंग होता है, अर्थात कमाई की कीमत। पीई अनुपात शेयर मार्केट में स्टॉक के चयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अनुपात शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर के मूल्य का पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो ये था बिहार और बंगाल में चौकीदारी विरोधी अभियान लोकप्रिय था। सविनय आंदोलन के समय जब देश के समुद्र के तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर
दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो सी नंबर देखिए, दल बदल विरोधी कानून से ये संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल बदले जाने के क्रियाकलाप पर रोक लगाना था। भारत की संसद ने इसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया था। नेक्स्ट, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए, जीरा। जीरा छोटा परंतु खुशबूदार है। केसर। केसर पीले रंग का होता है। मिर्च। मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुई इसकी, दक्षिणी अमेरिका से, और लौंग कील की तरह दिखता है। देखिए नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है ये? बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। बंगाल खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है इसमें? ये सब तो नहीं होगा, ये उड़ीसा। सोल्यूशन है, भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसे पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर के तट से सटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल के बारे में तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी डी सही होगा। ए बी डी सही है क्वेश्चन। ए में है, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। डी बी है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। डी है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, कुडुक भाषा झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल वन होता है, अतः ये सही है। बी है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों अर्थात अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है जो कई पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं, अतः सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिजोरम, डी जो था, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, यह कथन सत्य है। 39 नंबर देखिए, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए 24 ग्राम घनत्व है और 6 ml आयतन है, घनत्व है, ये 6 ml आयतन है, तो वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए घनत्व हो गया 24 ग्राम पर ml एवं आयतन हो गया 6 ml। उसका द्रव्यमान इसका पूछ रहा है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। तो 26 गुना 6 क्या हो जाएगा, 144 ग्राम हो जाएगा हमारा इसका द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा, ये टीन और कॉपर को पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। टीन और कॉपर। सॉल्यूशन है, कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसे कॉपर 80% और टीन 20% को आपस में मिश्रित करके बनाया जाता है, जबकि पीतल भी कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। जबकि पीतल भी कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। इसे कॉपर 70% और जिंक, और इसमें जिंक होता है आपको 30% मिश्रण होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 36 से 50 का एक गुणनखंड है। ठीक है, 36 से 50 का गुणनखंड निम्न है। 36 से 50 को 5 गुना 5 गुना 2 गुना 73 ये तोड़ देंगे। उसके बाद स्पष्ट संख्या 5 36 से 50 का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख को 1 करोड़ के रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख, तो 5 को इस पे हो गया 0, इसे 1 करोड़ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 2500 ग्राम किशमिश मतलब 2.5 kg हो गया किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए
इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, पैकेट का भार क्या है? पैकेट का भार क्या होगा? इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? देखिए सबसे पहले 4.5 kg तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4.8 kg मतलब 4800 ग्राम हो गया, 2500 ग्राम हो गया। ये काजू का भार 3500 ग्राम, तीनों को जोड़ देंगे तो 10,800 ग्राम हो गया, मतलब 10 kg 800 ग्राम हो गया। और 3 दर्जन पैकेट में पैकेट की संख्या क्या होगा? 12 गुना 3 तो 36 हो गया, 36 पैकेट हो गया। इसको 36 से डिवाइड कर देंगे तो एक पैकेट का वजन हो जाएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, देखिए एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, देखिए प्रत्येक स्थिति में सबसे पहले देखिए ये प्रत्येक स्थिति वर्ग का पहला वर्ग का जो है दोस्तों, पहले जब 5 सेंटीमीटर भुजा था तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया 25 सेंटीमीटर। अगर इस भुजा को दोगुनी कर दिया जाए तो 5 गुना 2 10 हो गया, भुजा दोगुनी कर दिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो स्पष्ट है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 25 गुना 4 मतलब 4 गुना हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूबीन ने कार को 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। ये रूबीन जो है ये कार को 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त करती है। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है? तो देखिए यहाँ पे यात्रा जब शुरू करता है तो ये 16:50 बजता है और जब यात्रा खत्म होता है तो 21:15 होता है। तो इसको माइनस कर देंगे, 21:15 से 16:50 घटा देंगे तो 4 घंटा 25 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस जो करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम इसमें देखिए 15 यहाँ 15 मिनट है, यहाँ 50 मिनट है। बड़ा छोटा में से बड़ा अगर घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग मतलब कि इसका माइनस करने के लिए 1 घंटा डायरेक्ट उठा लेंगे इसमें से। जैसे यहाँ पे 21 घंटा हो गया तो 1 घंटा उठा ले डायरेक्ट, 60 मिनट यहाँ पे ले लेंगे। 60 मिनट हो गया, 60 मिनट क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं 60 मिनट लेंगे, आधा घंटा ले लेते हैं ना, आधा घंटा से नहीं होगा। हाँ 60, हाँ सही है 60 मिनट अगर लेते हैं तो 60 15 75 हो गया, 75 मिनट यहाँ पे होगा। 75 में से 50 घंटे कितना हो गया? 25 मिनट यहाँ पे हो गया। उसके बाद 1 घंटा यहाँ से निकाल लेते हैं तो 20 घंटा बचा, 20 घंटा से 16 घंटा 4 घंटा 25 मिनट यहाँ पे बच जाएगा, 4 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम वजन, जैसे ग्राम जो है ये वजन से संबंधित है तो सेंटीमीटर क्या चीज़ से संबंधित होगा? ये लंबाई से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे पैंथर हो गया, शेर हो गया, ये तीनों एक समूह का, ये लोमड़ी अलग समूह का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ श्रृंखला में देखिए टोटल एक लाइन से देखिए, सबसे पहले देखिए 3 5 9 5 एक सीधे में लिख लीजिएगा। फिर देखिए इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 32, मतलब दुगुना हो रहा है। 16 32 गुना 32 दूना 64। इसमें अगर अगला अंक बोलेगा लिखने तो प्लस 64 करेंगे, प्लस 32 दूना 64, 64 जोड़ देंगे तो अगला अंक निकलेगा। मगर यहाँ पे कह क्या रहा है? 33 का अगला अंक क्या होगा? तो 16 दूना 32, इसे 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 65 हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रिमथनिक को ये इसमें लिखा जाता है तो इसको किस में लिखा जाएगा? तो सबको देखिए, पहले देखिए कि ये पहला क्रम क्या है। देखिए सबको -1 किया है तो ये आया। उसी प्रकार म्यूजिक को अगर -1 करेंगे सब में, ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी LTRHB ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रघु और बाबू जुड़वा बहन है। देखिए रघु और बाबू, देखिए यहाँ पे रघु और बाबू जुड़वा बहन है। रघु हो गया और बाबू हो गया, ये क्या है? जुड़वा भाई, मतलब भाई है। उसके बाद बोल रहा है बाबू की बहन रीमा है, तो उसकी भी बहन, रघु का भी बहन रीमा हो गया। ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों भाई बहन है। उसके बाद देखिए
रीमा के पति राजन है, तो रीमा का पति यहाँ पे राजन हो जाएगा, रीमा का पति राजन है, तो इसका जीजाजी हो जाएगा राजन, बाबू का और रघु का दोनों का क्या हो जाएगा, जीजाजी हो जाएगा। अब देखिए रघु की माता लक्ष्मी, रघु की माता लक्ष्मी मतलब ये तीनों की माता होगी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी होगी तो ये राजन का क्या हो जाएगा, सास हो जाएगी लक्ष्मी। अब देखिए तीन रीमा के क्या बोलते हैं, रघु की माता लक्ष्मी के पति राजेश है, पति राजेश हो गया, तो पति क्या हो जाएगा इसका, राजन का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, और ये तीनों का पिताजी हो जाएगा। तो राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है, ये उसका ससुर हो जाएगा दोस्तों, ससुर बोल रहा है। ये राजेश के बारे में बोल रहा है, राजेश मतलब कि राजन से किस प्रकार संबंधित है, तो राजन का ये राजेश कौन लगेगा, तो ये ससुर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे दामाद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दोस्तों आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। और देखिए दोस्तों कल के सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों ये 10 सितंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, सेशन देखने के लिए हम लोग सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।